प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आशा है कि आप स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। हमारे आसपास खड़े हरे भरे पेड़ पौधे हमें कितना आनंद देते हैं। जब हम इन्हें देखकर इनके बारे में सोचने लगते हैं तो मन में ये प्रश्न बार बार उमड़ते हैं कि इन वृक्षों की सबसे ऊंची टहनी और पत्तियों तक पानी कैसे पहुंचता है। या फिर आपके मन में भी ये आश्चर्य नहीं होता कि इनमें पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका की ओर कैसे बढ़ जाते हैं और ये पदार्थ समान प्रकार से एक ही दिशा में कैसे चलते हैं। तो आइए आज हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। हमारे आज के सत्र के अधिगम उद्देश्य इस प्रकार हैं। पौधों में परिवहन का अध्ययन करना, पौधों में परिवहन के विभिन्न माध्यम जैसे विसरण, सुसाध्य विसरण तथा सक्रिय परिवहन का तुलनात्मक अध्ययन करना, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट तथा एंटीपोर्ट और पोरीन को परिभाषित करना, छात्रों में कला कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासु प्रवृत्ति और अवलोकन कौशल का विकास करना। इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि जीव विज्ञान के अध्ययन में अर्जित ज्ञान को दैनिक जीवन में सहसंबद्ध करने का और अनुपयोग में लाने का आपका प्रयास चलता रहे। तो यह समझने के लिए कि वृक्षों की सबसे ऊंची टहनी व पत्तियों तक पानी कैसे पहुंचता है या फिर इनमें पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका की ओर कैसे गति करते हैं और ये पदार्थ समान प्रकार से एक ही दिशा में कैसे चलते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि क्या इन तत्वों को आगे बढ़ने के लिए उपापचयी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को जंतुओं की अपेक्षा कहीं अधिक दूरी तक अणुओं को ले जाने की आवश्यकता होती है, जबकि उनमें किसी प्रकार का परिवहन तंत्र नहीं मिलता। जड़ों द्वारा ग्रहण किया गया पानी पौधों के सभी भागों तक पहुंचता है, जो बढ़ते हुए तने के अग्रभाग तक पहुंच जाता है। पत्तियों द्वारा संपन्न प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न उत्पाद भी पौधों के सभी अंगों तक पहुंचते हैं और यहाँ तक कि जो मृदा की गहराई है उसमें अंतस्थापित जड़ों के शीर्ष तक भी वो पहुंच जाते हैं। यह गतिशीलता लघु दूरी तक कोशिका के अंदर या झिल्लिका के आर पार और ऊतक के अंतर्गत एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक बनी रहती है। पेड़ पौधों में होने वाली इस परिवहन विधि को समझने के लिए हमें सबसे पहले कोशिका की आधारभूत बनावट तथा पौधे की शरीर रचना विज्ञान के बारे में मूल रूप से पुनः स्मरण करना होगा और इसके साथ ही हमें विसरण, विभव एवं आयन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी होगी। जब हम पदार्थों के परिवहन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह परिभाषित करना आवश्यक होता है कि हम किस प्रकार की गति और किन पदार्थों की चर्चा कर रहे हैं। पुष्पीय पौधों में जिन पदार्थों का परिवहन होता है उनमें जल, खनिज पोषक, कार्बनिक पोषक एवं पौधे के वृद्धि नियामक मुख्य हैं। कम दूरी तक पदार्थों की गति, प्रसरण एवं साइटोप्लाज्मिक धारा सक्रिय परिवहन की मदद से ही हो सकता है, जबकि लंबी दूरी के लिए परिवहन संवहनीय तंत्र अर्थात जाइलम तथा फ्लोएम द्वारा ही संपन्न होता है और इसे स्थानांतरण कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण पहलू जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वो है परिवहन की दिशा। मूलीय पादपों में जाइलम परिवहन पानी और खनिजों का आवश्यक रूप से एक दिशात्मक अर्थात मूल से तने तक होता है। कार्बनिक और खनिज पोषकों का परिवहन बहुदिशात्मक होता है। प्रकाश संश्लेषित पत्तियों द्वारा संश्लेषित कार्बनिक यौगिकों को पौधे के सभी अंगों जिनमें भंडार अंग भी सम्मिलित हैं वहां तक पहुंचाया जाता है। बाद में भंडार अंगों से इन्हें पुनः परिवहनित किया जाता है। जड़ों द्वारा खनिज पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसे तने, पत्तियों एवं वृद्धि क्षेत्रों तक भेजा जाता है। विद्यार्थियों, जब किसी पौधे का कोई भाग जरावस्था को प्राप्त करता है तो उस क्षेत्र के पोषकों को वापस लेकर वृद्धि करने वाले क्षेत्रों की ओर भेज दिया जाता है। हार्मोन या पादप वृद्धि नियामक तथा अन्य रसायन उत्तेजक भी
परिवहनित किए जाते हैं। यद्यपि इनकी मात्रा बहुत कम होती है। कई बार ये एक ध्रुवीय या एक दिशाई होते हैं और संश्लेषित स्थान से दूसरे भागों तक परिवहनित होते हैं। अतः एक पुष्पीय पौधे में यौगिकों का आवागमन काफ़ी जटिल लेकिन संभवतः बहुत क्रमानुसार और विभिन्न दिशाओं में होता है। प्रत्येक अंग कुछ पदार्थों को ग्रहण करता है तथा कुछ दूसरों को देता है। विसरण द्वारा गति निष्क्रिय होती है तथा यह कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग तक या कोशिका से अन्य कोशिका तक कम दूरी तक, या ऐसा कह सकते हैं कि पत्तियों के अंतर कोशिकीय स्थान से बाह्य पर्यावरण तक कुछ भी हो सकती है। इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता। विसरण में अणु अनियमित रूप से गति करते हैं। परिणाम स्वरूप पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्रों में जाते हैं। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है तथा वह जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करती। विसरण गैस द्रव में स्पष्ट परिलक्षित होता है, जबकि ठोस में ठोस का विसरण कुछ अंश तक ही संभव है। पौधों के लिए विसरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पादप शरीर में गैसीय गति का यह अकेला माध्यम है। विसरण की दर, सांद्रता की प्रवणता, उन्हें अलग करने वाली झिल्ली की पारगम्यता, ताप तथा दाब से प्रभावित होती है। जैसा पहले बताया गया है कि विसरण उत्पन्न करने के लिए प्रवणता का पहले से उपस्थित रहना अत्यंत आवश्यक है। विसरण की दर पदार्थों के आकार पर निर्भर करती है। यह तो पहले से ही स्पष्ट है कि लघु पदार्थ तेज गति से विसरण करते हैं। किसी भी पदार्थ का विसरण झिल्ली के प्रमुख सहभागी लिपिड में घुलनशीलता पर निर्भर करता है। लिपिड में घुलनशील पदार्थ झिल्लिका के माध्यम से तेजी से विसरित होते हैं। जिस पदार्थ का अंश या मोइटी जलरागी होता है वह झिल्लिका के आर पार कठिनाई से ही गुजरता है, अतः उनकी गति को सुगम बनाने की आवश्यकता होती है। ऐसे अणु को आर पार करने के लिए झिल्लिका प्रोटीन स्थान उपलब्ध कराती है। वे सांद्रता प्रजनता स्थापित नहीं कर पाते, जबकि अणुओं के विसरण के लिए सांद्रता प्रवणता निश्चित तौर पर पहले से ही उपस्थित होनी चाहिए, भले ही उन्हें प्रोटीन से मदद मिल रही हो। यह प्रक्रिया ही सुसाध्य विसरण कहलाती है। सुसाध्य विसरण में पदार्थों को झिल्ली के आर पार करने में विशिष्ट प्रोटीन मदद करती है और इसमें एटीपी ऊर्जा का भी व्यय नहीं होता है। सुसाध्य विसरण निम्न से उच्च सांद्रता में पूर्ण परिवहन नहीं कर सकता है, अतः इस कारण ऊर्जा निवेश की आवश्यकता होती है। परिवहन की गति दर तब अधिकतम होती है जब प्रोटीन के सभी संवाहकों का प्रयोग पूर्ण रूप से हो। सुसाध्य विसरण अति विशिष्ट होता है। यह कोशिकाओं को पदार्थों के उद्ग्रहण के लिए चयन करने की छूट प्रदान करता है। यह निरोधकों के प्रति संवेदनशील होता है, जो प्रोटीन की पार्श्व श्रृंखला से प्रतिक्रिया करती है। विद्यार्थियों, अणुओं को आर पार जाने के लिए झिल्लिका में मौजूद प्रोटीन रास्ता बनाती है। कुछ रास्ते हमेशा खुले होते हैं तथा कुछ नियंत्रित हो सकते हैं। कुछ बड़े होते हैं जो विभिन्न प्रकार के अणुओं को पार जाने की छूट देते हैं। पोरीन एक प्रकार की प्रोटीन है जो प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया तथा बैक्टीरिया के बाह्य झिल्ली में बड़े आकार के छिद्रों का निर्माण करती है, ताकि झिल्ली में से होकर प्रोटीन के छोटे साइज के अणु भी उसमें से गुजर सकें। देखिए, स्क्रीन पर दर्शाया गया चित्र यह प्रदर्शित करता है कि बाह्य कोशिकीय अणु परिवहन प्रोटीन पर बंधित रहते हैं और यही परिवहन प्रोटीन बाद में घूर्णित होकर के कोशिका के भीतर अणु को मुक्त कर देते हैं। उदाहरण के लिए, जलमार्ग जो 8 तरह के विभिन्न एक्वापोरिन से बना होता है। कुछ वाहक या परिवहन प्रोटीन विसरण की अनुमति तभी देते हैं जब 2 तरह के अणु एक साथ चलते हैं।
आप देखिए स्क्रीन पर दर्शाए गए चित्र को। इसमें सिम पोर्ट में दोनों अणु एक ही दिशा में झिल्लिका को पार करते हैं, जबकि एंटीपोर्ट में वे उल्टी दिशा में चलते हैं। जब एक अणु दूसरे अणु से स्वतंत्र होकर के झिल्लिका को पार करता है, तब इस विधि को हम यूनिपोर्ट कहते हैं। सक्रिय परिवहन सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अणुओं को पंप करने में ऊर्जा का उपयोग करता है। सक्रिय परिवहन विशिष्ट झिल्लिका प्रोटीन द्वारा पूर्ण किया जाता है। अतः झिल्लिका के विभिन्न प्रोटीन सक्रिय तथा निष्क्रिय दोनों ही परिवहन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। छात्रों, पंप एक तरह का प्रोटीन है जो पदार्थों को झिल्लिका के पार कराने में ऊर्जा का प्रयोग करती है। ये पंप प्रोटीन पदार्थों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता तक परिवहन करा सकते हैं। परिवहन की गति अधिकतम तब होती है जब परिवहन करने वाले सभी प्रोटीन का प्रयोग हो रहा हो या वह संतृप्त ही क्यों न हो। एंजाइमों की भांति वाहक प्रोटीन झिल्लिका के पार करने वाले पदार्थों के प्रति बहुत अधिक विशिष्ट होती है। ये प्रोटीन निरोधक के प्रति भी संवेदनशील होती हैं, जो पार्श्व श्रृंखला से प्रतिक्रिया करते हैं। स्क्रीन पर दर्शाई गई तालिका को देखिए। इसमें भिन्न भिन्न परिवहन तंत्र की तुलना की गई है। देखिए, पहली क्षैतिज पंक्ति में साधारण विसरण में विशिष्ट झिल्लिका प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सुसाध्य परिवहन और सक्रिय परिवहन में विशिष्ट झिल्लिका प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दूसरी क्षैतिज पंक्ति में देखिए, साधारण विसरण उच्च वर्णात्मक अर्थात हाईली सेलेक्टिव नहीं होता है, जबकि सुसाध्य परिवहन और सक्रिय परिवहन उच्च वर्णात्मक अर्थात हाईली सेलेक्टिव होते हैं। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति में देखिए, परिवहन संतृप्त अर्थात ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स का गुण साधारण विसरण में नहीं होता है, जबकि सुसाध्य परिवहन और सक्रिय परिवहन में यह गुण होते हैं। साधारण विसरण और सुसाध्य परिवहन में शिखरोपरि परिवहन अर्थात अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, जबकि सक्रिय परिवहन में शिखरोपरि अर्थात अपहिल परिवहन होता है। इसी प्रकार से ये अंतिम क्षैतिज पंक्ति में देखिए, साधारण विसरण और सुसाध्य परिवहन में एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सक्रिय परिवहन में एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि झिल्लिका की प्रोटीन सुसाध्य विसरण एवं सक्रिय परिवहन के लिए उत्तरदायी होती है तथा इस प्रकार यह उच्च वर्णात्मक होने के सामान्य लक्षण जैसे संतृप्त होना, निरोधकों के प्रति अनुक्रिया करना तथा हार्मोनीय नियंत्रण को ये प्रदर्शित करते हैं। लेकिन विसरण चाहे सुसाध्य हो या नहीं, प्रवणता के अनुसार ही होता है तथा ऊर्जा का उपयोग नहीं करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने पौधों में परिवहन के बारे में जो कुछ भी सीखा है, आइए उसकी एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पौधे विभिन्न अकार्बनिक तत्वों जैसे आयन एवं लवणों को अपने आसपास के पर्यावरण से, विशेषकर हवा, पानी तथा मृदा से लेते हैं। इन पोषकों की गति पर्यावरण से पौधों में तथा एक पौधे की कोशिका से दूसरे पौधे की कोशिका तक आवश्यक रूप से झिल्ली के आर पार परिवहन के द्वारा होती है। कोशिका झिल्ली के आर पार परिवहन विसरण, सुसाध्य परिवहन या सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है। मूल के द्वारा अर्थात जड़ों के द्वारा अवशोषित खनिज एवं पानी को जाइलम के द्वारा संचारित किया जाता है तथा पत्तियों के द्वारा संश्लेषित कार्बन पदार्थ पादप के विभिन्न भागों में फ्लोएम के द्वारा परिवहन किए जाते हैं। निष्क्रिय परिवहन जैसे विसरण, परासरण तथा सक्रिय संचरण जीवों में पोषकों को झिल्लिकाओं के आर पार संचारित करने के दो तरीके हैं। निष्क्रिय परिवहन में विसरण के द्वारा झिल्ली के आर पार बिना ऊर्जा व्यय किए
पोषकों की गति सांद्रता प्रवणता के अनुरूप होती है। पदार्थों का विसरण आकार तथा उसके जल में या कार्बनिक विलयन में घुलनशीलता पर निर्भर करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि आपने पौधों के परिवहन को जानने का प्रयास किया है। आपने कितना प्रयास किया है ये जानने के लिए आपके लिए हम कुछ गृह कार्य दे रहे हैं अभ्यास के रूप में। आप इन्हें नोट कीजिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, निम्न की परिभाषा दें। विसरण, सुसाध्य विसरण, सक्रिय परिवहन। दूसरा प्रश्न है, विसरण की दर को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तीसरा प्रश्न, पोरेंस क्या है, विसरण में ये क्या भूमिका निभाते हैं। चौथा प्रश्न है, पादपों में सक्रिय परिवहन के दौरान प्रोटीन पंप के द्वारा क्या भूमिका निभाई जाती है, इसकी व्याख्या करें। पांचवा प्रश्न, विसरण, सुसाध्य विसरण तथा सक्रिय परिवहन की तुलना करें। प्रिय विद्यार्थियों, आज के सत्र में आपने पौधों में परिवहन का विस्तृत अध्ययन किया है। आप उसका पाठन करें, मनन करें, चिंतन करें और स्वाध्याय करते रहें और अपने साथियों में इसकी चर्चा करें। इसके साथ ही आप अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शीघ्र ही आपसे किसी नए उपविषय पर मिलेंगे। धन्यवाद।